कृष्णा, आज कॉलेज की फीस के लिए क्या करूं? हाथ में बस 200 रुपए बचे हैं। पापा कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन छोड़ दूंगा कॉलेज। नहीं बेटा, तेरी मम्मी का सपना था कि तू पढ़े लिखे। मैं कुछ न कुछ जुगाड़ करूंगा। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दो। ग्राहक भी कम आते हैं, पैसे भी नहीं बचते। कुछ तो चमत्कार कर दे प्रभु अपने इस भक्त पर। तभी उसके ढाबे पर अमित और विकास भूख से परेशान होकर आते हैं। यार हॉस्टल का खाना खाकर तो मरने का मन करता है, पेट में दर्द हो रहा है। इससे अच्छे तो मैगी बना के खा लूं, मगर रोज रोज तो वो भी गले से नहीं उतरती। हाँ भाई, घर जाने का मन करता है, मम्मी का खाना बना याद आ रहा है। आओ बेटा, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। अंकल हम हॉस्टल में रहते हैं, वहां का खाना अब क्या ही बताऊं आपको। खाने का अपमान होगा अगर ज्यादा बुराई की तो, लेकिन उस खाने से अच्छा मैं भूखा रह लूं। बेटा समझ गया, घर के खाने को मिस कर रहे हो ना। चलो बैठो, कुछ खिलाता हूं तुम लोगों को। अंकल हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। पैसे की बात मत करो, पहले पेट भरो। रामदास अपने हाथों से दाल, चावल, चटनी, रोटी, अचार और सलाद सब लेकर उन्हें परोसता है। पहले कौर लेते ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अंकल ये तो, हाँ ये तो बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। बेटा, जब से मेरी पत्नी गुजरी है मैंने उसकी रेसिपी सीखी है, अपने बेटे कृष्णा के लिए। लेकिन अब ये प्यार तुम्हारे लिए भी है। अंकल आपने इतना प्यार से क्यों बनाया? हम तो अजनबी हैं। अजनबी कौन होता है बेटा? भूखा पेट सबका एक ही होता है, और माँ की याद भी। पापा, इन भैया को भी मम्मी जैसा लगा खाना? हाँ बेटा, प्यार का स्वाद सभी को एक सा लगता है। वहीं अगले दिन अमित और विकास वापस उसके ढाबे पर आते हैं। अंकल कल रात से हमने आपका खाना याद किया, क्या आप हमारे लिए लंच बॉक्स बना सकते हैं? लंच बॉक्स? पर बेटा मैं तो सिर्फ यही खाना बनाता हूँ। अंकल हमें हॉस्टल में ले जाना है, रोज यहाँ आना मुश्किल है। ठीक है बेटा, तुम नहीं आ सकते तो मैं ही तुम लोगों को रोज खाने का डिब्बा पहुंचा दूंगा। थैंक यू अंकल, आप तो इस अनजान शहर में मेरे पिता की तरह हैं। उस दिन से उसने अपने छोटे से ढाबे से लंच बॉक्स डिलीवरी का काम शुरू कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई एक नए सफर की। पापा मैं भी मदद करूंगा, मम्मी की तरह खाना पैक करूंगा। हाँ बेटा, साथ में करेंगे। ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए, जहां ढाबा ग्राहकों से भरा हुआ है। अरे रामदास भाई, आपका लंच बॉक्स तो जादू है। हमारे ऑफिस के 25 लोग मांग रहे हैं। अरे मेरे बच्चों को भी यही खाना पसंद है, घर जैसा लगता है। देखा बेटा, मेहनत का फल मिल रहा है। पापा आप तो रोज 200 लंच बॉक्स बना रहे हैं। अंकल आप तो फेमस हो गए हैं, लेकिन अब वही 30 रुपए लेते हैं। बेटा मैं कमाई करने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए ये काम करता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि सफलता हर किसी को हजम नहीं होती। वहीं 1 साल बाद ही रामदास के व्यवहार में बदलाव आने लगा। हाँ हाँ, लंच चाहिए तो ऑर्डर कर दो, 50 रुपए हो गए हैं अब। पापा आप इतने सख्त क्यों हो गए हैं? पहले तो इतना प्यार से बात करते थे। अब हम छोटे ढाबे वाले नहीं रहे कृष्णा, बड़ा बिजनेस है, थोड़ा सख्ती दिखानी पड़ती है। यार अंकल बदल गए हैं, अब वो वाली बात नहीं रही। पैसा आदमी को बदल देता है भाई, कोई नई बात नहीं है ये। चलो छोड़ो यार, चलो चलते हैं यहाँ से। कुछ दिन बाद उसके ढाबे पर सरकारी अधिकारी आते हैं। रामदास जी, ये ढाबा 15 दिन में खाली करना होगा, यहाँ मेट्रो स्टेशन बनेगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने इतनी मेहनत की है। पापा अब हम कहाँ जाएंगे? यही तो सब कुछ बनाया है। हे भगवान, मैंने क्या किया? अब क्या होगा मेरा? कहाँ जाऊंगा मैं? तभी अमित और विकास दूसरे छात्रों के साथ रामदास के पास आते हैं। अंकल हमने सुना है आपका ढाबा बंद हो रहा है, परेशान मत होइए, हम लोग आपके साथ हैं। शुक्रिया बेटा। और मैं मूर्ख, मैंने तुम लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, अब तो मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अंकल आप हमारे बाप समान हैं। उस दिन जब हमने पहली बार आपका खाना खाया था तो लगा था जैसे माँ मिल गई हो। अंकल हमने पेटिशन तैयार की है, 500 लोगों के साइन हैं। कल प्रेस को भी बुलाया है अंकल, आपका ढाबा नहीं जाने देंगे। मैं तुम लोगों के लायक नहीं हूँ बेटा, मैंने तो तुम्हें भुला दिया था। अंकल गलती तो इंसान से होती है, आप हमारे दिल में हैं, ये कभी नहीं भूलेंगे। रामदास अंकल जिंदाबाद जिंदाबाद, रामदास अंकल जिंदाबाद। ये ढाबा नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे इतना बड़ा समर्थन! इस धरने की खबर जब ऊपर नेताजी तक गई, तब तुरंत उन्होंने इस जगह को वहीं रहने का आदेश जारी कर दिया। ठीक है रामदास, हम दूसरी जगह देखते हैं मेट्रो के लिए। तुमको अब से यहाँ हटने की जरूरत नहीं है।
बेटा, आज तुमने मुझे जिंदगी वापस दे दी। अंकल, आपने हमें सिखाया था कि प्यार क्या होता है, आज हमने वही वापस किया जो आपने हमें दिया था। थैंक यू भैया, आप लोगों ने मेरे पापा की मदद की, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अंकल, एक बात कहें, आपका लंच बॉक्स सिर्फ खाना नहीं था, वो था माँ का प्यार और पिता का आशीर्वाद। और वो अब भी है बेटा, हमेशा रहेगा। बस बीच में मैं थोड़ा भटक गया था, मगर ईश्वर ने मुझे सब दिया। आज भी रामदास का ढाबा वहीं खड़ा है। अब भी वो अपने हाथों से लंच बॉक्स बनाता है और हर बॉक्स में होता है एक पिता का प्यार, एक माँ की याद। एक गरीब लड़का, फटे कपड़े, सब कहते थे भिखारी है। लेकिन एक दिन उसी लड़के ने ऐसा कारनामा किया कि पूरी पुलिस फोर्स उसे सैल्यूट करने लगी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी को उसके कपड़ों से जज करते हैं, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। रोहन बेटा, कल स्कूल में फिर बच्चे तेरे कपड़ों पर हंसेंगे। काश मैं तुझे नए कपड़े दिला पाती। कोई बात नहीं माँ, मैं घर के हालात समझता हूँ, मुझे नहीं है परवाह किसी की, तुम बस खुश रहो। तू बहुत समझदार है बेटा, लेकिन दुनिया की सोच बदलनी पड़ेगी माँ। मैं अपने काम से सबका मुंह बंद कर दूंगा। रोहन के पास नए कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके अंदर नई उम्मीदों का खजाना था। वो नहीं जानता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। रोहन साइकिल से जा रहा है, तभी उसे एक बैग गिरा दिखता है। ये बैग यहाँ कैसे? और ये देखो कितने सारे पैसे। इसमें ये कार्ड भी है, शर्मा जी का नाम है इस पर। रोहन को उस बैग में 2 लाख रुपए कैश और कुछ जरूरी कागजात दिखते हैं। इतने पैसे, माँ की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। मेरे लिए नए कपड़े, अच्छा घर, माँ के लिए कपड़े। लेकिन रुको, ये तो चोरी हो जाएगी। रोहन बैग को अच्छे से देखता है और उसमें एक टूटा फोन भी मिलता है। ये फोन टूटा हुआ लगता है कोई झगड़ा हुआ है। शायद ये बैग छीना गया हो। मुझे पुलिस को भी बताना चाहिए। रोहन के दिमाग में सिर्फ पैसे वापस करने का ख्याल नहीं था, उसके अंदर एक सच्चे जासूस की भावना जग गई थी। वो समझ गया था कि यहाँ कुछ और भी गड़बड़ है। स्कूल के ऑफिस में रोहन बैग लेकर अंदर आया। सर, मुझे ये बैग रास्ते में मिला था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसे पुलिस को दिखाना चाहिए। अरे, मुझे पूरी बात बताओ बेटा। सर, रास्ते में मुझे ये बैग मिला जिसमें टूटा हुआ फोन, कुछ बिखरे हुए कागजात मिले। मुझे तो लगता है ये सिर्फ गिरा हुआ बैग नहीं है, बल्कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ अपराध हुआ है। तुम सिर्फ ईमानदार नहीं, बहुत समझदार भी हो। मैं तुरंत शर्मा जी और पुलिस को फोन करता हूँ। मिस्टर शर्मा तेजी से स्कूल आते हैं। साथ में उनका बेटा आरव भी ऑफिस में एंट्री करता है। वो बैग कहाँ है? उसमें मेरे बिजनेस के बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। मिस्टर शर्मा, ये रोहन है, इसने आपका बैग वापस किया है। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, फिर भी तुमने। अंकल, जरूरत है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। मेरी माँ कहती है कि मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी चोरी के 1000 रुपयों से बेहतर है। रोहन, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद बेटा। रोहन ने मुस्कुराते हुए उनका बैग वापस कर दिया। वहीं कुछ दिन बाद पुलिस स्टेशन में रोहन को बुलाया गया। रोहन, तुम्हारी जानकारी से हमने उस गैंग को पकड़ लिया है। वे महीनों से हम लोगों को लूट रहे थे। सच में सर? मतलब और लोग भी सेफ हो गए, है ना? रोहन, तुमने न सिर्फ मेरे 2 लाख बचाए, बल्कि कई और लोगों को बचाया। तुम एक हीरो हो। रोहन, मैं तुम्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का ऑफर देता हूं। तुम जब बड़े हो जाओ तो हमारे साथ देश की सेवा कर सकते हो। सर, ये तो मेरा सपना है। मैं अपनी ईमानदारी को देश की सेवा में लगाना चाहता हूँ। रोहन के फटे कपड़ों में छुपा था एक सच्चा देशभक्त। उसकी ईमानदारी ने उसे सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि जीवन का असली मकसद दिया था। रोहन, शर्मा जी ने मुझे उनकी कंपनी में जॉब दे दी है और तेरी पढ़ाई का भी इंतजाम हो गया। माँ, देखो, आज मेरे पास नए कपड़े हैं, लेकिन मैं हमेशा याद रखूंगा कि व्यक्ति कपड़ों से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। रोहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे कपड़े देखकर तुम्हें जज करता था। अब मैं समझ गया कि दोस्ती दिल से होती है। आरव, कोई बात नहीं।
अब हम साथ मिलकर पढ़ेंगे और एक दिन साथ में देश की सेवा करेंगे। रोहन, तुम्हारी स्कॉलरशिप पुलिस एकेडमी में कंफर्म्ड है। तुम एक सच्चे ऑफिसर बनोगे। सर, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी ईमानदारी और समझदारी से देश की सेवा करूंगा। आज रोहन ने हमें सिखाया कि फटे कपड़े भी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से चमक सकते हैं, जबकि महंगे कपड़े भी बेईमानी से बदनाम हो जाते हैं। किसी को भी उसके कपड़ों से जज मत करिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि असली यूनिफॉर्म तो चरित्र की होती है। रोहन आज एक सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर है। उसकी ईमानदारी ने उसे सिर्फ सफलता नहीं दी, बल्कि देश की सेवा का सुनहरा मौका भी दिया। ये कहानी जो साबित करती है कि हीरोज कपड़े में नहीं, हिम्मत में छुपे होते हैं। बिजनेस ज्वाइन करोगी या स्टार्टअप? पहले एक्सपीरियंस लूंगी पापा, उसके बाद आपका बिजनेस संभालूंगी। अरे, कुक ने तेरी पसंद का पास्ता बनाया है, चल खा ले। वाह माँ, बट आप कुक अंकल को बोल के ना उन्हें मेरे कमरे में भिजवा दो। ठीक है बाबा, मैं बोल देती हूँ। ये थी अनन्या की जिंदगी, आराम, शान शौकत वाली। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद अनन्या ने एक कंपनी में काम शुरू किया, जहाँ उसकी मुलाकात राजीव से हुई। ये मुलाकात कब दोस्ती, प्यार और फिर शादी तक पहुँच गई, कुछ पता नहीं चला। राजीव जी, आपसे एक बात बोलूं? मुझे लगता है मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। आई लव यू। अनन्या, आई लव यू टू, पर मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ। तुम शर्मा हाउस की बेटी हो, मैं सिर्फ एक मिडिल क्लास लड़का। राजीव, मुझे आपका दिल चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं। आप खुद कमाते हैं, यही बहुत है। और कल आपको पापा से भी मिलना है हमारी शादी के लिए। बिल्कुल। बेटा, तुम्हारे बारे में काफी सुना है। तुम ईमानदार हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मेरी नाजुक गुड़िया को संभाल कर रखना। अंकल, परेशान मत होइए, मैं अनन्या को एक अच्छे से रखूंगा। कुछ दिन बाद शादी की तैयारियां चल रही थीं, तभी राजीव का फोन आया। अनन्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ राजीव? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेरी कंपनी दिवालिया हो गई। मालिक फ्रॉड करके भाग गया। मेरी 6 महीने की सैलरी डूब गई। मैंने सारी सेविंग्स पापा की सर्जरी में लगा दी थी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अनन्या को झटका लगता है, पर उसने खुद को संभाल लिया। राजीव, हम शादी कैंसिल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सिंपल कर लेंगे। पैसे तो आते जाते रहते हैं, पर रिश्ते नहीं। तुम बस खुद को संभालो, जल्दी से नई जॉब मिल जाएगी। पर अनन्या, तुम्हारे पापा क्या कहेंगे? तुम्हारा ग्रैंड वेडिंग? सब समझ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। शादी के बाद पहली रात जब अनन्या ससुराल आई तो सजे धजे घर की उम्मीद थी, लेकिन 2 कमरों के टूटे फूटे मकान, गिरती दीवारें और एक कोने में पुराने बर्तनों का ढेर देखकर उसका दिल बैठ गया। फिर भी चेहरे पर मुस्कान लेकर वो अंदर आई। देखो बहू, तुम इस घर में नई हो और अमीर घर से आई हो, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि हर चीज मेरे हिसाब से होगी। तुम्हारे बाप की तरह अंधा पैसा नहीं है हमारे पास यूं ही उड़ाने को, समझे? यहाँ तो तेरे मायके जैसी चमक दमक नहीं मिलेगी। अम्मा जी, आप मेरे बाबूजी को बीच में क्यों ला रही हैं? और वैसे भी घर तो वही होता है जहाँ प्यार हो। चमक दमक से घर नहीं बनते, रिश्तों से बनते हैं। वाह भाभी, कितनी फिलॉसफी है आप में। चलो देखते हैं कितने दिन टिकती हो यहाँ। हमारे भाई को तो तुम्हारे बाप ने सिर्फ इसलिए दामाद बनाया क्योंकि सुंदर है, वरना हम जैसे गरीबों से कोई रिश्ता थोड़े करता है। दीदी, मेरे पापा ने राजीव जी को इसलिए चुना क्योंकि उनमें ईमानदारी है, मेहनत करने की चाह है। गरीबी कोई गुनाह नहीं, बल्कि हार मान लेना गुनाह है। अगली सुबह अनन्या ने किचन में कदम रखा। गंदे बर्तनों का अंबार, 3 दिन पुराना बासी खाना और कोने में काले धागे, नींबू मिर्च के टोटके लटके हुए थे। सुन बहू, आज से सारा काम तेरा। कमला का बच्चा है, उसे आराम चाहिए। और हाँ, ये टोटके मत छूना, पंडित जी ने कहा है इन्हीं से घर में बरकत आती है। अम्मा, मैं सारा काम कर लूंगी, पर एक बात समझ लीजिए, बरकत मेहनत से आती है, टोटकों से नहीं। और अगर घर को सही तरीके से चलाना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। ये सुनो अम्मा, पहले ही दिन से हमें उपदेश दे रही है। रानी बनकर आई है क्या? हमारी गरीबी पर तरस खा रही है? दीदी, मैं किसी पर तरस नहीं खा रही। मैं बस ये चाहती हूँ कि इस घर में सबकी इज्जत हो, सबका योगदान हो। राजीव जी काम ढूंढने निकलेंगे तो घर की औरतें घर संभालेंगी। यही तो होता है परिवार में। अनन्या, तुम नहीं समझोगी, यहाँ बरसों से ऐसे ही चल रहा है। तो अब बदलेगा। राजीव जी, आप मेरे पति हैं। अगर आपने हार मान ली
तो ये घर कभी नहीं सुधरेगा। कल सुबह आप नौकरी ढूंढने निकलेंगे बस। अगले हफ्ते अनन्या ने पूरे घर की कमान संभाल ली। उसने सारे फालतू टोटके फेंक दिए, घर को साफ किया, पुराना कबाड़ बेचा और उस पैसे से राशन लाई। सास ननद की शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए उसने राजीव को रोज सुबह 6 बजे उठाया। उठिए, आज फिर 3 जगह इंटरव्यू है, और हाँ, ये लीजिए आपका इस्त्री किया शर्ट और टाई। अनन्या, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हर जगह ना नहीं सुनी जाती अब। तो क्या हुआ, असफलता सफलता की सीढ़ी है। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है, जो हारता नहीं वो जीतता है, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। दूसरे कमरे में सुलोचना देवी ने सुना और ताना मारा। अरे वाह, बड़ी सयानी बन रही है, अपने बाप के पैसे पर इतराती है। देखती हूँ कब तक चलाती है ये नाटक। अम्मा जी, मेरे पापा के पैसों पर नहीं, मुझे उनके दिए संस्कारों पर गर्व है। और हाँ, ये नाटक नहीं है, ये बदलाव है। अगर आप भी साथ दें तो घर जल्दी संवरेगा। मुझे मत सिखा, मैं तेरी उम्र में 3 बच्चे पाल चुकी थी। और मैं आपका सम्मान करती हूँ। और वैसे भी अम्मा, समय के साथ सोच भी बदलनी पड़ती है। चलिए, आज मैं आपके लिए खीर बनाऊंगी, बिना किसी टोटके के। हाँ हाँ, जा बना, मुझे तो बस खाने से मतलब है। 3 महीने बीत गए। राजीव को आखिरकार एक छोटी सी जॉब मिल गई। वो रोज समय पर ऑफिस जाने लगा, घर में पैसे आने लगे। लेकिन सुलोचना और कमला का व्यवहार नहीं बदला। भाई, ये तेरी बीवी ने तुझे कुछ खिला दिया क्या? पहले तो तू घर में पड़ा रहता था, अब उसकी चाकरी कर रहा है। बस कमला, अनन्या ने मुझे जिंदगी दी है। उसने मुझ में वो हिम्मत भरी जो तुम लोगों ने छीन ली थी। अब मैं बदल रहा हूँ और ये घर भी बदलेगा। सुलोचना देवी को पहली बार लगा कि उनका बेटा सच में बदल रहा है, पर उनकी अकड़ अभी भी बाकी थी। हाँ हाँ, बहू का जादू चढ़ गया है तुम पर देखती हूँ कब तक चलता है ये। अम्मा, मुझे पता है आप राजीव जी से बहुत प्यार करती हैं, पर प्यार ताने देने से नहीं, हौसला देने से जताया जाता है। आप चाहे तो ये घर स्वर्ग बन सकता है। सुलोचना की आंखों में पहली बार नमी आई। उन्हें अपने शब्दों का एहसास हुआ। उसी समय घर में पंडित जी आए। घर में बरकत के लिए एक महंगा यज्ञ करवाना था। अनन्या ने तपाक से बोला, अम्मा, ये 50,000 रुपए यज्ञ में जाने से अच्छा है कि हम राजीव जी के लिए एक अच्छा लैपटॉप लें। उनका काम बढ़ेगा तो घर में खुद ही बरकत आएगी। तू मुझे सिखाएगी कि क्या करूँ? पंडित जी आप बताइए, बिना यज्ञ के घर में सुख आएगा? बेटी सही कह रही है माता जी। भगवान को मेहनत और ईमानदारी से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं। यज्ञ से अच्छा है बेटे की भलाई में पैसे लगाएं। सुलोचना चौंक कर रह गई। अनन्या ने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। अम्मा, मैं आपकी आस्था का अपमान नहीं कर रही, बस इतना कह रही हूँ, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। 6 महीने में राजीव की मेहनत रंग लाई। उसे प्रमोशन मिला, सैलरी दोगुनी हुई। अनन्या ने घर का पूरा हिसाब संभाला। घर में रंग रोगन हुआ, नए फर्नीचर आए और सबसे बड़ी बात, झगड़े कम हो गए। बेटा, तूने सच में जादू कर दिया। न तंत्र मंत्र, न टोने टोटके, सिर्फ तेरे प्यार और समझदारी ने इस घर को बदल दिया। हाँ अम्मा, प्यार का जादू, और ये जादू हर किसी के पास है, बस इस्तेमाल करने की जरूरत है। अनन्या, तुमने मुझे सिर्फ नौकरी नहीं दिलाई, तुमने मुझे मैं खुद से मिलवाया। तो मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत हो। 2 साल बाद राजीव की अपनी छोटी सी कंपनी खुली। सुलोचना देवी अब पूरे मोहल्ले में अपनी बहू की तारीफ करती। कमला भी अपने ससुराल लौट गई और अनन्या वो वही थी, संस्कारी, मेहनती और प्यार से घर बसाने वाली बहू, जिसने अब अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया था। मेरी बहू से बेहतर कोई नहीं है। वो अमीर घर से आई पर घमंड कभी नहीं किया। उसने हम गरीबों को अमीर बना दिया, दिल से और दौलत से भी। देखा, जब मन में प्यार हो, हाथ में मेहनत हो, तो किस्मत खुद पलट जाती है। सच्ची अमीरी धन में नहीं, संस्कारों में होती है। और एक समझदार बहू वही है जो ससुराल को मायके से भी प्यारा बना दे। ये कहानी है बनारस की गलियों में रहने वाली लड़की मीरा की। जन्म से गरीब लेकिन दिल से अमीर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो पाई पाई जोड़ने वाली लड़की को सीधे मिला सोने की महल वाला ससुराल। वो कैसे, चलिए जानते हैं। माँ, दवाई के पैसे हो जाएंगे, बस एक और ब्लाउज सिल देती हूँ। बेटी, रात दिन काम करती है, आंखें खराब हो जाएंगी तेरी। मीरा, आज मजदूरी कम मिली है बचवा। पापा, परेशान काहे होते हैं? आपके पास आपकी बेटी है अभी, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। घर से कुछ दूरी पर मीरा अपने काम से गई। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था। अरे, ये अंकल जी को क्या हुआ? इनकी तो सांस ही नहीं आ रही। कोई गरीब आदमी है शायद, छोड़ दे, अपना काम देख। पागल है क्या आप?
ऐसे कौन बोलता है? मदद नहीं कर सकते तो फालतू की बात मत करिए और ज्यादा भीड़ मत लगाओ। हटो। ऑटो, ऑटो, अरे ऑटो वाले भैया रुको तो, भैया जल्दी अस्पताल ले चलो इन्हें। अब इनको सही समय पर ले आई हैं। इनको हार्ट अटैक आया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा जिसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। क्या? इतने सारे पैसे? ठीक है, आप करिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इनकी जान ज्यादा कीमती है। बेटी तुमने हमारी जान बचाई है। कौन हो तुम? जी मैं मीरा हूँ। आप ठीक है ना? बस यही जानना चाहती थी। तुमने अपने जेवर बेचे मेरे लिए, लेकिन क्यों? जी, इंसान की जान से बड़ा कोई जेवर नहीं। आप किसी के पिता होंगे, किसी के पति, उनका क्या होता ये सोच के मैंने मदद की। बेटी तुम जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा बेटा अर्जुन है, तुम्हारी शादी उससे कराना चाहता हूँ। लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं। और आप कहाँ, हम कहाँ सेठ जी? अमीरी गरीबी तो दिल की होती है बेटी, और तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। शादी के बाद जब मीरा ससुराल पहुंची तो हैरान रह गई। हर चीज सोने की थी। ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ सब कुछ सोने का है, एकदम कीमती, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। मीरा, पिताजी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर यह सब बनवाया है। तुम हमारी घर की लक्ष्मी हो, और ये सारे गहने और कपड़े सब सोने के हैं। यहाँ तक कि साड़ी में भी सोने के जरी का काम हुआ है। ये सारी कीमती चीजें सब तुम्हारे लिए। इतना सोना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इतनी कीमती चीजों की तो मुझे आदत नहीं है। भाभी, सब धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी लगती थी जो आपके आने से अब पूरी हो गई। मुझे भी खुशी है कि मुझे देवर के रूप में एक प्यारा सा भाई मिला है। मीरा, मेरा खाना निकाल के मेरे कमरे में ला दो, और माँ का खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देना। आप सब अलग अलग क्यों खाना खाते हैं? घर में हंसी मजाक क्यों नहीं है? मीरा, यहाँ सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। पैसा कमाना है, बिजनेस संभालना है। कमला देवी मीरा और अर्जुन की बातों को सुन लेती है और अर्जुन को अपने पास बुला के बोली, अर्जुन, मीरा को समझा दे, यहाँ गरीबों जैसी हंसी मजाक नहीं चलता। ये अमीरों का घर है, सब हिसाब से चलता है, और जरा मामला हाई फाई है। माँ जी, गरीबी में भी हमारे घर में खुशी थी। यहाँ सोना चांदी सब है, लेकिन प्यार और अपनापन तो कहीं नहीं दिखा मुझे। भाभी, मम्मी का मतलब ये नहीं था, आप दुखी मत होइए। मीरा सही कह रही है। धंधे में इतना खो गए कि घर को घर ही नहीं रहने दिया। कुछ दिन बाद मीरा की उस घर में पहली रसोई थी। उसने घर में सबसे बोला, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी और हम सब साथ बैठकर खाएंगे। साथ बैठकर? ये तो सालों से कभी नहीं हुआ। लेकिन मीरा, मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ। तो और भी जरूरी है कि आप परिवार के साथ बैठें, खुशी मिलेगी, थकान भी उतर जाएगी। भाभी की बात सही है, मैं तैयार हूँ। चलो आज से नई शुरुआत करते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। लीजिए, सबके लिए घर का खाना बनाए। वाह मीरा, कितना स्वादिष्ट है। भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। बेटी तुमने हमें सिखाया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते मजबूत करने के लिए भी होता है। मीरा, मैं गलत थी, तुमने सच में हमारे घर में खुशी भरी है। माँ जी, अब तो लगता है कि सच में घर मिल गया। एक बात कहूँ, मन में बहुत दिनों से है। हाँ बेटी, खुलकर कहो। पापा जी, भगवान ने हमें इतना दिया है, क्यों ना हम उन लोगों की मदद करें जो मेरी तरह गरीब हैं। लेकिन मीरा, बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है। जी हाँ, लेकिन जब मैंने अपने पापा की जान बचाई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था। फिर भी भगवान ने मुझे आप जैसा परिवार दिया ना। भाभी सही कह रही हैं, हम करोड़पति हैं, कुछ तो मदद कर सकते हैं। मीरा, तुम्हारे दिल की बात सुनकर मुझे अपने बेटों पर गर्व हो रहा है। ठीक है बेटी, कल से शुरू करते हैं। अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त दवाई की व्यवस्था करेंगे। कुछ महीने बाद अग्रवाल परिवार का सम्मान समाज में और भी बढ़ गया। अग्रवाल साहब, आपकी मदद से सैकड़ों गरीब मरीजों का इलाज हुआ है। बहन जी, आपकी वजह से मेरे बच्चे की जान बची है। भगवान आपको खुश रखे। भैया, ये सब भगवान की कृपा है, हम तो बस माध्यम हैं। मीरा, तुमने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी होता है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे बिजनेस में भी बरकत है। जितना बांटते हैं उतना ही वापस मिलता है। बेटी, पहले मुझे लगता था सिर्फ सोना ही खुशी देता है।
माँ जी, अब तो मुझे समझ आया कि सोना तभी कीमती है जब उससे किसी का भला हो। देखिए, मीरा आने से पहले हमारे पास सिर्फ सोना था, अब हमारे पास प्यार भी है, खुशी भी है और समाज का सम्मान भी। मीरा, तुमने हमें जिंदगी जीना सिखाया है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। भाभी, अब तो घर में हमेशा हंसने की आवाजें आती रहती हैं। भगवान ने मुझे सोने का घर दिया, लेकिन असली सोना तो आप सबका प्यार है। यही मेरी सच्ची दौलत है। सच कहा बेटी, गरीब घर की बेटी ने अमीर घर को जिंदगी की असली कीमत सिखाई है। सोना हाथों में नहीं, दिल में होता है, और जो लोग बांटना जानते हैं, भगवान उन्हें और भी देता है।